नमस्कार भारत, नमस्कार हिंदुस्तान। चैनल पर आपका स्वागत है। और अभिषेक, आज एक खुशी की बात है। क्या? मैं प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूँ, जमीन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पर सावधानी से, वही गलती तो, नहीं है। मैं इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। बताओ जरा क्या क्या ध्यान रखना है। भाई खरीदने का तो पता नहीं, लेकिन ध्यान क्या रखना है ये पता होना चाहिए। ये हमारे व्यूअर्स के काम का भी टॉपिक हो सकता है। वैसे देखिए व्यूअर्स, मेरे साथ जानकारी आपकी पक्का बढ़ेगी। दोस्तों, जो जिस टॉपिक के बारे में उम्मीद चर्चा कर रहा है वो है कि ज़मीन का लेन देन, खरीद फरोख्त आम आदमी करता रहता है, सेल परचेज होती रहती है अपनी लाइफ के अंदर। बहुत बार परचेज और सेल जो दोनों है, वो चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इट मीन्स चाहे ज़मीन जायदाद हो, चाहे आपका व्हीकल हो, चाहे कुछ भी हो, उनसे संबंधित दोनों ही हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में आज अपन बात करते हैं, जब आप ज़मीन जायदाद की कोई बात कर रहे हैं, इट मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या सावधानियां खरीदते टाइम बरतनी चाहिए, उसके बारे में एक अपन चर्चा करेंगे। लीगली आपको क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपने जो परचेज की है जो प्रॉपर्टी है, उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ये टॉपिक इसलिए जरूरी है व्यूअर्स कि आज की खरीदी हुई प्रॉपर्टी में 50 साल बाद भी विवाद हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। और इन झगड़ों से बचना चाहते हैं तो खरीदते वक्त जो सावधानी बरतनी चाहिए, मुझे लगता है वो सारे गीत पहले गा लेने चाहिए, ताकि आगे की जो पीढ़ियां हैं वो इन विवादों से बचे। दोस्तों, जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है उसको गवर्न करता है एक लॉ बना हुआ है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसमें सारे तरह के ट्रांसफर जो हैं वो बताए गए हैं। ट्रांसफर कई तरीके से हो सकते हमारे हैं। व्यूअर्स को ये बुक याद हो शायद, एक बार ये हमने निकाली थी, बड़ी सी किताब। ये वही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक भी है दोस्तों। और इसके अंदर सब तरह के ट्रांसफर बताए गए हैं। ट्रांसफर का मोड हो सकता है कि सेल हो सकती है, कोई एग्रीमेंट हो सकता है, कोई गिफ्ट डीड हो सकती है, कोई विल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट, ट्रांसफर डीड, रिलीज डीड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इन सबको जो है ये बुक कवर करती है और इसमें कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं। पर आज अपन उन प्रोविजंस को जनरल वे में समझेंगे कि क्या अपने को सावधानियां या क्या ध्यान अपने को बातें रखनी चाहिए। मतलब जब प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, खास तौर पर जमीन खरीदने का मामला है, वहां पर हमें क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। जमीन का जो विवरण होता है, या उसका जो मालिक है, या उसका खरीदने का जो तरीका है, उन बातों पर आज विशेष चर्चा है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बताऊं कि आपको जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो आपको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू ही परचेज करनी है। सिंपली एग्रीमेंट बना करके उसको नोटराइज करवा के या स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखवा करके आपको कभी भी प्रॉपर्टी परचेज नहीं करनी है। आमतौर पे देखा गया है कि कुछ लोग स्टाम्प पेपर पे लिखा और कागज रख लेते हैं और कह देते हैं हमने जमीन खरीद ली, फिर बाद में झगड़े होते हैं। बिल्कुल, ये गाँव में बहुत होता है दोस्तों, जहाँ पे जानकारी का अभाव है या फिर जहाँ पे लोग रुपए बचाना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन चार्ज भी लगता है, उसकी फीस भी लगती है, और आपको एक एडवोकेट को भी पे करना पड़ता है वो सब डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो उन सब से बचने के लिए, और आम आदमी में मेरे को लगा उम्मीद के पास ज़मीन है और मैंने कहा कि यार तो एग्रीमेंट लिख दे। उम्मीद ने मेरे को एग्रीमेंट स्टाम्प के ऊपर लिख दिया और मैंने उसको नोटराइज करवा लिया। तो उसके थ्रू मैं समझा कि मैं इसका मालिक हो गया। पर एग्रीमेंट जो है लीगली वो कोई राइट जो है वो क्रिएट नहीं करता है। तो वो एग्रीमेंट आपको कोई फायदा फ्यूचर में नहीं दे पाएगा। आप उस प्रॉपर्टी के होल सोल ओनर जो हैं वो नहीं बन पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले गौर करने वाली बात यही है कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट से परचेज करें प्रॉपर्टी, तो उस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब है कि आपने ट्रांजेक्शन किया है, इस बात की प्रामाणिकता हो जाती है। अब अभिषेक, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वो दूसरी बात यह है दोस्तों कि जब भी प्रॉपर्टी आप परचेज करें तो उस प्रॉपर्टी की एक टाइटल चेन जो है उसके बारे में बाकायदा पूरी तहकीकात करें। टाइटल चेन किसे कहते हैं दोस्तों? कि जैसे उम्मीद ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, वो इसने थ्रू एक पट्टा या एक बेचान खरीद की, उसके बाद में इसने किसी दूसरे को बेच दी, उसके बाद में उसने किसी तीसरे को बेच दी, उसके बाद में किसी चौथे को बेच दी, और उस चौथे से आप ले रहे हैं। तो ये क्या है? ये टाइटल की चेन है, उम्मीद से लेकर के आप चौथे आदमी तक। तो ये सारे जो हैं ये आपको चेक करने हैं कि जो फर्स्ट पर्सन था जिसके नाम से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बना था, पट्टा बना था या जो भी डॉक्यूमेंट बना था, उसके बाद में वो चेन प्रॉपर होनी चाहिए कि ए ने बी को बेची, बी ने सी को बेची, सी ने डी को बेची और डी से आप खरीद रहे हैं। इसमें से कोई भी एक चेन जो है मिसिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी चेन मिसिंग है या ब्रेक है तो आपको वहां सावधानी की जरूरत है, सावधान हो जाना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि चेन क्यों मिसिंग है या फिर इसमें क्या कमी है। इसके अलावा ये देखा जाता है कि जो प्रॉपर्टी आप परचेज करने वाले हैं उस पर कहीं कोई स्टे तो नहीं है, कोई दावा तो नहीं है, कहीं कोर्ट में पेंडेंसी चल रही है उसकी, फिर खरीदा ना खरीदा एक ही बात है।
बिल्कुल दोस्तों, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, मैंने उनमें से कोई प्रॉपर्टी परचेज की, उसका केस पहले से कोर्ट में पेंडिंग है या कोर्ट ने उस प्रॉपर्टी के एलिनेशन पे, ट्रांसफर पे रोक लगा रखी है और फिर भी आपने उसको खरीद लिया, तो फिर आप एक मुसीबत में फंस सकते हैं और आपको उस दावे का जो रिलीफ होगा, जो दावे में जो निर्णय होगा, उसके अधीन ही आपकी वो सेल डीड रहेगी। अगर वो दावा उम्मीद के खिलाफ हो जाता है तो वो सेल आपकी जो परचेज आपने जो किया है वो कोई अहमियत नहीं रखेगा। अच्छा अभिषेक, जो प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं, अचल संपत्ति की बात हो रही है, उसमें कब्जे का क्या इंपॉर्टेंस है? कब्जा कितना जरूरी है? दोस्तों बहुत ज़रूरी है कब्ज़ा। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन ज़रूर कीजिए कि मौके के ऊपर जो व्यक्ति बेच रहा है उसी का कब्ज़ा तो है ना, किसी दूसरे का तो नहीं है। और या फिर ऐसा तो नहीं है कि कोई वहाँ पे आदमी चौथा ही बैठा है और आप परचेज इससे करने लग रहे हैं और बाद में पता लगे कि आपको वहाँ पे मौके पे जाके पोजेशन ही नहीं मिल पा रहा, उसके लिए आपको फिर एक लीगल फॉर्मेलिटी में जाना पड़े, कोर्ट केस करना पड़ेगा, पोजेशन लेना पड़े। तो फिजिकल वेरिफिकेशन ज़रूर कीजिए प्रॉपर्टी का। तो कहने का मतलब है कि जमीन खरीदते वक्त बहुत सारी सावधानियां बरतने की जरूरत है। उसके बाद में पॉसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा है कि विवाद कम से कम होंगे। ये नहीं कह सकते कि विवाद नहीं होगा, फिर बीच में कोई आ जाए, लेकिन आपके फेवर का फैसला आने की चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जो प्रॉपर्टी में टाइटल चेंज की मैंने बात की, उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि जब आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उसके ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं वो आप जो बेच रहा है उस आदमी से कलेक्ट कीजिए। क्योंकि ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट अगर उसके पास नहीं है तो इसका रीज़न दो ही हो सकता है कि या तो उसने उस प्रॉपर्टी के लिए कोई दूसरा ट्रांजेक्शन किया है जिसके पास है, और या फिर उससे मिसप्लेस हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। तो इन दोनों स्थितियों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर वो डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो गए हैं या गुम हो गए हैं या खत्म हो गए हैं तो इस बारे में आप जिससे परचेज कर रहे हैं उससे पूछिए कि क्या उसने उसकी कोई एफआईआर लॉन्च करवाई थी, और अगर एफआईआर लॉन्च नहीं करवाई थी तो आप उससे एक एफिडेविट अलग से लें कि इसके ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मेरे पास से मिसप्लेस हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। ऐसी स्थिति में आप सेफर साइड में रहेंगे। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना भी एक आपके टाइटल को प्रूव करता है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि आप टाइटल जो चेन है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपके पास रखें। अच्छा व्यूअर्स, एक सवाल मेरे मन में है अभिषेक, मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि एक बड़ी प्रॉपर्टी जो होती है उसको टुकड़ों में करके सेल आउट किया जाता है। अब जो बड़ी प्रॉपर्टी किसी ने खरीदी है उसका डॉक्यूमेंट तो एक ही होता है, तो ऐसे में जिसने उसका कोई टुकड़ा या कोई हिस्सा खरीदा हो तो उसके पास क्या रिलीफ रहेगा? क्या कौन सा कागज ले वो? दोस्तों उसके लिए फिर ऐसा है कि उस डीड में ही इटसेल्फ लिखवा लेना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मान लीजिए 1000 दरगज थी और मैंने 500 दूसरे को दे दी और 500 आपको दे रहा हूँ, या फिर उसके मान लीजिए 10 टुकड़े कर लिए, उसमें से 9 दूसरों को बेच दिए और एक आपको बेच रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में ये बात उसमें आनी चाहिए और उसमें ये आना चाहिए कि टाइटल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल मैंने उस फलां व्यक्ति को दे दिया है, और इस बात का एक एफिडेविट ले लीजिए उससे जो आपसे जिससे आप परचेज कर रहे हैं कि इसका टाइटल डॉक्यूमेंट जो है मैंने पहले जिसको बेची थी उसको दे दिया है, इसकी फोटोकॉपी या अटेस्टेड कॉपी या ट्रू कॉपी जो है वो आपको दे रहा हूँ। हाँ, ट्रू कॉपी एक लेके रखी जा सकती है उस डॉक्यूमेंट की कि भाई ये डॉक्यूमेंट है, उस पहले जिसने बेचा है उसके कब्जे में ऐसे आई, उसके बाद में इसमें से इतना प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है वो मैंने लिया है। बिल्कुल दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि प्रॉपर्टी का जो वेयर अबाउट्स हैं उसके जो आसे पासे हैं उनको आप कंफर्म कीजिए कि जो आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं मौके पे उसके आसे पासे जो है इसके ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में जो आप लिख रहे हैं डीड में वही है कि नहीं है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, क्योंकि कई बार आसे पास ही गलत लिखे होते हैं, फिर पता चलता है उसकी जमीन की तो बात ही नहीं हो रही जो सेल आउट है। हाँ बिल्कुल, तो फिर वो फिजिकली आप प्रूव नहीं कर पाते कि प्रॉपर्टी यही है जिसको आपने परचेज किया है। दूसरा, उसके जो चारों बॉर्डर्स हैं, चारों जो साइड्स हैं, उनका नाप जो है वो प्रॉपर है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट के अंदर नाप दूसरा होता है और मौके पे दूसरा होता है। कारण कि मान लीजिए कोई प्लॉट है वो रोड साइड के ऊपर है, तो रोड जब बनी थी तो रोड ने एक्वायर कर लिया तो जमीन का जो साइज है वो छोटा हो गया, या फिर कई बार डिस्प्यूट के कारण आसपास के जो व्यक्ति हैं उन्होंने पोजेशन ले लिया, कब्जा कर लिया, तो प्लॉट का साइज छोटा हो गया। तो आप जिस प्रॉपर्टी का सेल परचेज करवा रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, उसमें आप जितनी चीज परचेज कर रहे हैं उतना मौके पे मौजूद है कि नहीं है, इसका वेरिफिकेशन जरूर कीजिए। तो अपने लेवल पर आप पूरी जांच पड़ताल करें, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से भी बात करें, जमीन के जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनसे भी बात करें कि ये जो जमीन है मैं खरीदना चाह रहा हूँ, ये इसकी है भी कि नहीं है, किसी और को पहले से कहीं 5-7 जगह तो नहीं बेच दी है। तो जितनी आप अपनी इस चीज़ों की जानकारी बढ़ाएंगे आपकी सेफ्टी उतनी ज़्यादा होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों जो बातें ध्यान रखने वाली उनमें एक ये भी है कि
जब भी कोई टाइटल डॉक्यूमेंट बनता है, सेल डीड बनती है, उसके अंदर 2 विटनेसेस होते हैं। तो वो 2 विटनेसेस भी जो हैं, कोशिश कीजिए कि आपके वेल नोन पर्सन हो, जो भी विवाद की स्थिति में ये बयान दे सकें, कोर्ट में ये एविडेंस दे सकें कि साहब ये प्रॉपर्टी इस व्यक्ति ने बेची थी और इसने खरीदी थी, हमारे सामने ट्रांजैक्शन हुआ था। तो इसलिए विटनेसेस जो हैं, उनके लिए बहुत गौर कीजिए। यूं ही नहीं किसी को भी पकड़ के लाए कि यार तो साइन कर दे विटनेस के रूप में, ऐसा नहीं। वो आपका निजी व्यक्ति हो और आपके फेवर में कभी भी खड़ा होना पड़े तो वो खड़ा रहे। दूसरा, आप जब पेमेंट करते हैं, जब भी आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, तो कोशिश ये कीजिए कि आप पेमेंट थ्रू ऑनलाइन मोड या थ्रू चेक या थ्रू बैंक की कीजिए। कैश ट्रांजैक्शन जो है वो कम से कम कीजिए। मतलब ऐसा पेमेंट मोड अपनाए जिसमें पैसे का हिसाब किताब रहे कि कितना दिया और कितना लिया गया है। बिल्कुल। अब कैश देते हैं तो उस पर ये तो लिखा हुआ होता नहीं कि ये दिया और ये लिया, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके हाथ में है कैश उसी का होता है। बिल्कुल दोस्तों, हालांकि कैश ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, इनसे मना ही नहीं कर सकते अपन, पर फिर भी कोशिश ये कीजिए कि आप जैसे भी हो ट्रांजैक्शन जो है, पेमेंट जो है वो थ्रू चेक, थ्रू डीडी, थ्रू बैंक अकाउंट, थ्रू नेफ्ट, आरटीजीएस, इनके थ्रू ही कीजिए। तो मोटा मोटी बातें तो आ चुकी हैं। और जमीन को बेचने और खरीदने संबंधी कोई रेस्ट्रिक्शन, कानूनी कोई बाधा हो तो उसे जरूर पहले जान लें, उसके बाद में आप ट्रांजैक्शन करिए। इसके लिए दोस्तों एक और बात बताऊं कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट लिखा जाता है तो उसके लिए प्रॉपर पर्सन होना आवश्यक है। किसी से भी नहीं लिखवाएं। कोई या तो डीड राइटर जो ऑफिशियल है उससे लिखवाएं या फिर किसी एडवोकेट से लिखवाएं, तो आप बहुत सी ऐसी पेचीदगियों से बच जाएंगे, क्योंकि वो समझता है व्यक्ति के इस डीड के अंदर क्या क्या बातें हैं जो आनी इंपॉर्टेंट है, जो लिखी जानी जरूरी है। इसी से मुझे एक बात याद आई हुई कि एक विल पड़ी थी, उसमें लिखा हुआ था मेरी सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो गई इसलिए मैंने सोचा है। ये दोस्तों लीगल एक बात है कि जब विल लिख रहा है तो विल फ्री होनी चाहिए, फ्री कंसेंट से होनी चाहिए। और अगर वो ये लिख रहा है कि मेरे सोचने समझने की शक्ति क्षीण होगी, इट मींस वो सोच समझ के वो डॉक्यूमेंट नहीं लिख रहा, तो उसकी वैलिडिटी अपने आप ही चैलेंज की जा सकती है कभी भी। तो इसीलिए ऐसी वर्डिंग्स नहीं आए, इसके लिए जरूरी है आप ऑफिशियल डीड राइटर या फिर किसी हो। एडवोकेट जो है उसके थ्रू ही ऐसी डीड बनवाएं। तो अच्छा सा कोई लेखाकार मिल जाए आपको जो लिख सके इस आपकी बात को, उसे ढूंढें। तो मेरे को लगता है आज की बातें पूरी हो चुकी हैं अभिषेक। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो रह भी गई होंगी, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके दिमाग में अभी भी आ रही होंगी। तो अगर ऐसी कोई बात है तो जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें मैसेज करके आप पूछिए, हम चेष्टा करेंगे आपके जितनी भी क्वेरीज हैं उनका जवाब देने का। चलिए अब कलेक्टिवली नमस्कार कर लेते हैं। नमस्कार।